हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जेई मेंस के हिसाब से ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब हमारे पहले जो पेपर्स होते थे जेई मेंस में, उससे में इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते थे। लेकिन जब से ये नया पैटर्न चेंज हुआ है उस जिसमें 25 क्वेश्चन जेई मेंस में आने लगे हैं, तब से उम्मीद आप ये कर सकते हो कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ही आएगा। साथ ही साथ जेई एडवांस के पेपर में इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आता है। तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें कि आईआईटी जेई की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये टॉपिक हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की जो शुरुआत है हम आपको बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जिन स्टूडेंट्स ने इस टॉपिक को कभी नहीं पढ़ रखा है उनके लिए काफ़ी इजी रहेगा। और जो लोग इस टॉपिक को पहले से पढ़ चुके हैं, जो कि एडवांस के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए इस टॉपिक में आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी रहेगा। इस टॉपिक के जो शुरुआत है वो अपना टॉपिक का नाम है सीक्वेंसेज एंड सीरीज। तो हम इसमें बात ये करेंगे कि जो हमारा टर्म है सीक्वेंस और सीरीज, ये होते क्या है। पहले हम क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से ही करेंगे। तो हमारा टॉपिक में जो वर्ड आया था सबसे पहले सीक्वेंसेज एंड सीरीज में, तो हमने यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सीक्वेंसेज। अब हम बात करते हैं सीक्वेंसेज होता क्या है। अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, जो नंबर्स किसी डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो अगर वो डेफिनेट रूल सभी नंबर्स में फॉलो हो रहा है तो हम बोलते हैं कि वो सीक्वेंस है। और सीक्वेंस में जो भी नंबर्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। ठीक है, जो भी सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं। तो आप इसमें लिखोगे अ सेट ऑफ नंबर्स, अ सेट ऑफ नंबर्स written according to some definite rule is called sequence. And numbers of sequence are separated by कॉमा। कॉमा से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। तो मैंने आपको लिखा कि जो नंबर्स का सेट हो वो किसी रूल को फॉलो कर रहा हो। जैसे कि अगर एग्जांपल की बात हम करें तो हमारे पास में अगर हम पहला एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश। तो आप ये देख पा रहे हो कि जो भी मैंने यहाँ पे नंबर्स का सेट लिखा हुआ है, इस नंबर के सेट में 1 के बाद 3 आ रहा है, मतलब 2 प्लस करने पर आगे बढ़ रहे हैं। 3 के बाद 5 आ रहा है, मतलब फिर से 2 ऐड किया तब आगे बढ़ रहे हैं। 5 में 2 ऐड किया तो 7 आ गया, तो 2 प्लस ऐड करके आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हो कि ये एक डेफिनेट रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि +2 कर रहे हैं, तो हमारे पास अगला टर्म आ रहा है। अगर हम आपसे अगर ये पूछते हैं कि 11 के बाद कौन सा टर्म आएगा, तो तुरंत आपका जवाब आएगा कि 13 आंसर आएगा, क्योंकि हमें ये मालूम है कि रूल के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा है। अगर हम आपसे इसमें पूछते हैं कि इसमें 100वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप +2 को ऐड करते जाओगे और 100 पोजीशन तक आप बता दोगे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे एक रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ये सीक्वेंस है। तो आप बोलोगे दिस इज सीक्वेंस। दिस इज सीक्वेंस। इसी टाइप से अगला एग्जांपल अगर हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे लिखा हुआ है 2 के बाद लिखा है 6 के बाद लिखा है 18। ठीक है, इस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे इस नंबर्स में अगर हम 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 6 मिल रहा है। 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया 18 आ रहा है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारा रूल क्या चल रहा है कि हमें इंटू 3 करना पड़ रहा है। तो इंटू 3 करते जाएंगे तो हमें अगला नंबर मिलता जाएगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि इसके 6 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो आप 18 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 4th टर्म आ जाएगा। फिर उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर से 5th टर्म आ जाएगा। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6 टर्म मिल जाएगा, जो कि हम आसानी से बता पाएंगे। तो हम बोलेंगे कि हमारा ये जो पार्ट है ये भी सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद अगर अगला हमारा पार्ट देखें, जैसे दिया है 1/2 1/3 1/4 1/5। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो कि ऊपर न्यूमरेटर में तो 1 फिक्स है, लेकिन डिनोमिनेटर में 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, मतलब एक ही नंबर ऐड होते हुआ आगे बढ़ रहा है। तो अगर हम आपसे बोलते हैं कि 1/5 के बाद क्या आएगा, तो आप बिल्कुल बता दोगे कि इसके बाद 1/6 आएगा। ठीक है, क्यों बता दोगे? क्योंकि एक रूल के अकॉर्डिंग, रूल क्या है यहाँ पे +1 हो रहा है डिनोमिनेटर में, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये भी सीक्वेंस है और रूल को फॉलो कर रहा है, तो इस वजह से सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ पे आप बोलोगे कि रूल क्या है कि डिनोमिनेटर में +1 किया गया है, ये तो है इसका रूल। तो आप बोलोगे दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस। अब अगर हम एक नया एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे,
हमने एक नया एग्जांपल यहाँ पे ले लिया कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश डैश। तो आप इस सेट में देखोगे कि 2 के बाद 3 आया, मतलब एक नंबर 1 किया गया। 3 के बाद 5 आया, 2 को ऐड करके किया गया। 5 के बाद 7 आया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया गया। 7 के बाद 11 आ रहा है तो 4 ऐड किया जा रहा है, फिर उसके बाद 2 ऐड करके 13 आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो पैटर्न बन रहा है नंबरों का, वो किसी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। कभी उनके बीच में 1 का डिफरेंस है, कभी 2 का डिफरेंस है, कभी 2 का डिफरेंस है, कभी 4 का डिफरेंस है, कभी 2 का डिफरेंस है। तो हम ये नहीं बता पा रहे कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये जो नंबर्स है इसको बोलेंगे दिस इज नॉट सीक्वेंस, दिस इज नॉट सीक्वेंस। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस नहीं होगा। तो क्यों सीक्वेंस नहीं हुआ? क्योंकि ये किसी रूल को फॉलो नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये सीक्वेंस नहीं है। हम इस नंबर में नहीं बता सकते कि 100वीं पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका पहला पार्ट होता है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो मैंने आपको बताया सीक्वेंस उन नंबर्स के सेट को बोलते हैं जो किसी रूल को फॉलो करते हैं, और उनके नंबर्स को हम लोग कॉमा करके सेपरेट करते हैं। आप देख रहे हो जितने भी एग्जांपल्स हैं उसमें हमने कॉमा करके उन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो जाता है सीक्वेंस के लिए। अब सीक्वेंस के बाद आता है इसमें कि टाइप्स ऑफ सीक्वेंस होते कितने हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, तो 2 टाइप के सीक्वेंस होते हैं। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब हो गया कि हमें ये पता हो कि हमारा नंबर शुरू यहां से हो रहा है और खत्म इस नंबर पे हो रहा है, तो हम बोलते हैं दिस इज फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि एग्जांपल में अगर हमारे पास 1, 3, 5, 7 करके लास्ट में दे रखा है 21, तो हमें दिख रहा है कि ये जो नंबर का सेट है ये 1 से शुरू हुआ है और लास्ट नंबर इसमें 21 आ गया। तो ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ये फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, इसी टाइप से हमारा दूसरा रिजल्ट आता है इसमें इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि 1, 3, 5, 7 के आगे हमने डेड डैश कर दिया। मतलब ये तो हमें मालूम है कि शुरुआत 1, 3, 5 और 7 से हो रहा है, लेकिन ये सेट खत्म कहाँ पे हो रहा है ये हमें मालूम नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे ये हमारा इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, तो 2 टाइप के सीक्वेंस हो गए, एक हो गया फाइनाइट, एक हो गया इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब हो गया कि नंबर कहाँ से शुरू किया गया, कहाँ पे खत्म हो रहा है ये पता है तो वो फाइनाइट है। सम नंबर शुरू हुआ खत्म कहाँ हो रहा है ये नहीं मालूम है तो वो हमारा इनफाइनाइट हो गया। तो ये 2 टाइप के हमारे सीक्वेंस रहते हैं। अब सीक्वेंस के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कि सीरीज टर्म, जो हमारा ये लिखा हुआ है सीरीज, तो सीरीज पे आते हैं। तो सीरीज का मतलब ये होता है कि जितने भी टर्म हमारे जो सीक्वेंस में लिखे होते हैं, अगर हम उन टर्म्स को प्लस या माइनस से कनेक्ट कर दें, सीरीज। तो सीरीज का मतलब होता है इफ ऑल टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर कनेक्टेड बाई आइदर प्लस साइन और माइनस साइन देन इट इज कॉल्ड सीरीज। तो मतलब सिंपल सी बात हो गई कि अगर हम सीक्वेंस के सभी नंबर्स को प्लस या माइनस साइन से कनेक्ट कर दें तो वो हमारी सीरीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप केवल ये समझ पा रहे होंगे कि जो भी हमारे पास सीक्वेंस है, जैसे कि हमारे पास ये सीक्वेंस था, अगर हम इसको लिखते हैं 1 + 3 + 5 + 7 डेड डैश, तो आपने देखा कि इसको हमने प्लस से कनेक्ट कर दिया, तो ये हम वर्ड यूज करेंगे कि ये हमारी एक सीरीज है। ठीक है, जब कॉमा से लिखा होता है तो उसको सीक्वेंस बोलते हैं, जब प्लस से या माइनस से कनेक्ट होता है तो उसको सीरीज बोलते हैं। सीरीज भी 2 टाइप की होती हैं, एक फाइनाइट सीरीज, एक होती है इनफाइनाइट सीरीज। जैसा हमने इसमें आपको बताया था सीक्वेंस में कि फाइनाइट का मतलब हो गया कि नंबर शुरू कहाँ से हो रहे हैं और खत्म कहाँ हो रहे हैं, अगर ये पता है तो हमारे फाइनाइट सीरीज होते हैं। ठीक है, नंबर शुरू कहाँ से हो रहे हैं और खत्म नहीं हो रहे हैं ये हमें पता नहीं है कि खत्म कहाँ हो रहा है, तो वो हमारा इनफाइनाइट सीरीज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास केवल आप ये ध्यान रखो कि हमारे जो रिजल्ट है वो सीक्वेंस, क्योंकि बहुत लोगों को यही पता नहीं होता है कि जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बहुत जगह लिखा होगा सॉल्व दिस सीक्वेंस, बहुत जगह लिखा होगा सॉल्व दिस सीरीज, तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि सीरीज क्या है और सीक्वेंस क्या है। तो बहुत मामूली सा डिफरेंस है। सीक्वेंस वो होते हैं जो कि कॉमा से सेपरेट किए जाते हैं, सीरीज वो होते हैं जिसमें प्लस या माइनस साइन कनेक्ट होता है ना। तो ये आपको 2 चीज समझ आ गई। तो सीक्वेंस और सीरीज के बाद हम अगले पोर्शन पे बढ़ते हैं, वो पार्ट हमारा है प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, हम लोग प्रोग्रेशन के लिए ये लिखते हैं कि 3 स्पेशल सीक्वेंस या 3 स्पेशल सीरीज, उनको ही हम लोग प्रोग्रेशन वर्ड यूज करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है। तो आपका वर्ड आता है प्रोग्रेशन।
प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन में आप ये ध्यान रखना कि थ्री स्पेशल सीरीज, थ्री स्पेशल सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो हम यहां लिख दे रहे हैं इसमें थ्री स्पेशल सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब वो कौन कौन से पार्ट हैं, तो उसमें हमारे पास प्रोग्रेशन में तीन वर्ड आते हैं। एक आता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, पहला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एपी। सेकंड हमारा आता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जीपी। ठीक है, और तीसरा पार्ट हमारा आता है इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एचपी। ठीक है, ये हमारी तीन प्रोग्रेशन होती हैं। इन तीन प्रोग्रेशन को हमें, जो पूरा हमारा सिलेबस है सीक्वेंस सीरीज में, इन्हीं तीन पे फोकस रहता है। एक हमारा पार्ट और है स्पेशल सीरीज, वो इसके बाद का पार्ट है, लेकिन मेन ये तीन चीजें फोकस रहेंगी। अब बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें जो नंबर्स के सेट दिए होते हैं उनके बीच का डिफरेंस एक जैसा होता है, तो हम बोलते हैं कि ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सेकंड है जीपी जिसको बोलते हैं, जीपी में जो नंबर्स दिए होते हैं उनका रेशियो सेम होता है, तो हम लोग बोलेंगे उसको कि अगर नंबर्स के बीच में रेशियो सेम है तो हमारी वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गई। ठीक है, तीसरा पार्ट है इसमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है एपी का रेसिप्रोकल। जैसे नंबर अगर मान लो 1 2 3 दिए हैं, ये एपी में है, या हम ये दूसरे नए एग्जांपल ले लेते हैं ए बी सी। अगर ये तीन नंबर हमारे पास एपी में दिए हैं तो 1/a, 1/b, 1/c, मतलब मैंने उल्टा कर दिया है नंबर को, तो ये हमारे एचपी बनते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन बनते हैं। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को डिटेल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है, डिटेल में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी करना है, और डिटेल में हमें हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी करना है। तो इसको हम लोग डिटेल में करेंगे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि एपी की पहचान क्या होती है, जीपी की पहचान क्या होती है, और एचपी की पहचान क्या है। एपी की पहचान ये है कि नंबर्स के बीच का डिफरेंस एक जैसा होता है, जीपी की पहचान ये है कि नंबर्स का रेशियो सेम होता है, और एचपी का पहचान ये है कि एपी का उल्टा कर दें तो वो एचपी मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट आता है। अब इसमें हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं फिलहाल वो सीक्वेंस के लिए था, तो अब मैं आपको इसमें एक पार्ट बताता हूं कि जो भी नंबर्स दिए होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दोबारा से एग्जांपल ले रहा हूँ 3 5 7 9 11, इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस लिखा हुआ है। ये सीक्वेंस देखने में एपी का है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे है? क्योंकि आपको दिख रहा है 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 7 और 5 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 9 और 7 का डिफरेंस कितना है, 2 है। 11 और 9 का डिफरेंस कितना है, 2 है। तो डिफरेंस सेम है, इसलिए हम बोलते हैं ये हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इस पार्ट में आपको ध्यान ये रखना कि ये जो पहला नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको T1 लिखते हैं। बहुत सारी बुक्स में A1 भी लिखा होता है, ये आपकी चॉइस है, आप T1 लिख रहे हो या A1 लिख रहे हो। इसको जो सेकंड नंबर है इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड टर्म, मतलब इसको वर्ड यूज करते हैं टर्म। तो ये हमारा सेकंड टर्म है, इसको हम लोग A2 लिख सकते हैं या T2 लिख सकते हैं, ये चॉइस आपकी रहेगी। ये हमारा थर्ड टर्म है, इसको A3 भी लिख सकते हैं, और ये हमारा फोर्थ टर्म है, इसको हम A4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम चलते हुए जाएं आगे तो हमें एक नया नंबर मिलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं nth टर्म। nth टर्म मतलब nth पोजीशन पे होगा वो नंबर। nth पोजीशन पे जो नंबर होता है उसको nth टर्म बोलते हैं। इसको हम लोग जनरली कई बार tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कई जगह पे हम इसको an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये बुक्स वगैरह के ऊपर डिपेंड करता है कि an लिखा है या tn लिखा है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको वो बताना चाह रहा था। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको सीरीज या सीक्वेंस का nth टर्म जो होता है वो आपको दिया होगा, और आपसे कहा जाएगा स्टार्टिंग के 3 टर्म निकालो, या 4 टर्म निकालो, या 5 टर्म निकालो। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन बनता है। तो आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर टर्म दे रखा होगा उस टर्म में आप n की वैल्यू 1 2 3 4 ये रखते जाओगे। 1 रखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 रखोगे तो सेकंड टर्म मिलेगा। इस तरीके से रिजल्ट हमें मिलता है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं, मैं एक बार क्वेश्चन पे ही आ जाता हूं सीधे। तो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज रहेगी हमारे पास में, राइट फर्स्ट
5 term of following sequence whose nth term are, अब आपको पहला क्वेश्चन दिया है इसमें nth टर्म tn दे दिया इन्होंने 3n + 2। ठीक है, क्वेश्चंस इसमें काफी बढ़ जाएंगे, मैं एक एक करके क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको सॉल्व भी करता जा रहा हूँ, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आगे की जो क्वेश्चंस आपके बुक्स वगैरह में या जो असाइनमेंट में या जो हम लोग प्रैक्टिस सीख देते हैं उसमें जो दिए होंगे वो आप आसानी से कर पाओगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, आपसे बोला गया है इसमें कि फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, यहाँ पे इसका nth टर्म दे रखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, n = 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 निकालने हैं तो ये नंबर आपको पुट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब आप n = 1 रखोगे तो क्या आएगा, n की जगह 1 रखा तो आपका नंबर आ गया 3 × 1 + 2 यानी कि 5 आ गया। ठीक है, आप n की जगह 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 3 × 2 + 2 तो आ जाएगा आपका 6 + 2 यानी कि 8 आ गया। अगर आप n की जगह 3 रखोगे इसमें तो आ जाएगा 3 × 3 + 2 मतलब 9 + 2 यानी कि 11 आ गया। आप n की जगह इसमें 4 रखोगे तो आपको 4 टर्म मिलेगा, तो 3 × 4 + 2 मतलब 12 + 2 ये आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसी टाइप से आप n = 5 रखोगे तो 3 × 5 + 2 यानी कि 15 + 2 यानी कि 17 आ जाएगा। तो आपसे इन्होंने पूछा था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म निकालो, तो आप ये बोलोगे हमारे जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर हमें कौन कौन से मिल रहे हैं, पहला नंबर मिला है 5, अगला आया 8, अगला आया 11, अगला आया 14, अगला आ गया 17, ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म हो गए। ठीक है, अब ये हो सकता है क्वेश्चन में जो टीएन आपको दिया होगा यही डिफिकल्ट दिया होगा, इसी पे बेस्ड अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि मान लो हम अगला क्वेश्चन जो उठाते हैं इसमें से, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं इसमें से। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया है tn = 2 की पावर n, इस टाइप का दे दिया। ठीक है, अब आपसे कहा गया कि इसमें स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म निकालो, तो क्या करोगे, वही काम हो गया, n = 1 2 3 4 और 5 तक इसमें पुट करोगे तो आपका फर्स्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2 आ गया। सेकेंड टर्म आ जाएगा 2 × 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो गया। थर्ड टर्म आप निकालोगे तो 2 की पावर 3 तो आपका 8 आंसर हो गया। फोर्थ टर्म निकालोगे तो 2 की पावर 4 आएगा तो आपको 16 मिलेगा, और फिफ्थ टर्म निकालोगे तो 2 की पावर 5 आएगा यानी कि 32 आ गए। तो हमारे पास आंसर क्या मिल गए, 2 4 8 16 और 32, ये हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 टर्म हो गए, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप इसको आसानी से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन जो हम लेके चल रहे हैं उसमें हम tn की वैल्यू चेंज कर देते हैं। tn = -1 पावर n + 2 अपॉन n², ये आपको दे रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, इसमें सोल्यूशन में वही स्टार्टिंग से n = 1 2 3 4 और 5 ये नंबर पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म t1 कितना आएगा इसमें, तो आप देख रहे हो -1 की पावर, जहाँ n है वहां 1 रख दिया। ठीक है, जहाँ पे n है वहां 1 रख दिया, तो इसको सॉल्व किया तो आ गया -1 पावर 3 अपॉन 1। ठीक है, तो यानी कि ऊपर से -1 अपॉन 1 यानी कि -1, पहला आंसर मिल गया। इसी टाइप से n = 2 रखोगे तो क्या आएगा, n = 2 रखने पर -1 पावर 2 + 2 अपॉन 2²। ठीक है, तो बनेगा -1 पावर 4 अपॉन 4 यानी कि 1/4 हो गया। ठीक है, थर्ड टर्म निकालते हैं इसमें तो आएगा -1 पावर 3 + 2 अपॉन 3²। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा -1, क्योंकि -1 की पावर 5 आएगा तो वो आपका -1 आएगा और ये आपका 9 हो गया, तो बन गया -1/9। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे, तो फोर्थ टर्म हमारा बनेगा यहाँ से -1 पावर n की जगह 4 रख दिया, 4 + 2 अपॉन 4² यानी कि -1 पावर 6 अपॉन 16 यानी कि 1/16। ठीक है, और लास्ट में हमने निकाला है इसका फिफ्थ टर्म, तो -1 पावर 5 + 2 अपॉन 5 पावर 2 यानी कि -1 पावर 7 अपॉन 25 यानी कि -1/25।
तो आपके पास दिख रहा है कि कुल मिला के आपके जो 5 आंसर आए, एक आंसर ये हो गया, एक सेकेंड ये था, थर्ड टर्म ये हो गया, फोर्थ ये हो गया और फिफ्थ ये हो गया। तो हमारे पास कुल मिला के इस टाइप से 5 टर्म तक अपने कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। जैसे आपको दिया है Tn इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 2, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। हो सकता है बड़े बड़े क्वेश्चन हो, स्क्वायर दिया हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे भी हो सकते हैं। आपको तो n पुट करना है, सिंपल सा रूल है इसमें। ठीक है, तो अब आप इसमें देखोगे आंसर क्या आएगा, n इक्वल टू 1 रखने पर, तो आप n इक्वल टू इसमें पुट करोगे, n इक्वल टू 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3, 4 और 5, तो n इक्वल टू 1 रखने पर कितना आ रहा है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है इसमें, यहाँ ये प्लस कर लो, थोड़ा चेंज कर लो क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये चेंज कर लोगे तो आपका प्लस 2 हो जाएगा, तो 2/3 कर लिया। सेकेंड n इक्वल टू 2 रखोगे तो आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 2, मतलब 3/4 हो जाएगा। n इक्वल टू 3 रखोगे कितना मिलेगा, 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 2, तो आ जाएगा 4 अपॉन 5 आ जाएगा। n इक्वल टू 4 रखोगे तो 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 2, मतलब 5 अपॉन 6 आ जाएगा। और लास्ट में n इक्वल टू 5 रखोगे तो 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 2, यानी कि 6 अपॉन 7। ये अपने पास आंसर इसके मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हमारे क्वेश्चन इसी टाइप के रहते हैं कि आपको ये Tn दिया, उसके हिसाब से आपको आंसर पुट करना है। एक क्वेश्चन इसमें और थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है, ये क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं इस पे। मान लेते हैं क्वेश्चन में आपको दिया है फिफ्थ पार्ट में Tn इज इक्वल टू n स्क्वायर और n प्लस 1, यहां लिखा है n इज ऑड और यहां लिखा होगा n इज इवन, इस टाइप के फंक्शन के फॉर्म में दिया होगा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको तो ध्यान ये रखना है कि जब हम ऑड नंबर रखेंगे n की वैल्यू ऑड नंबर की होगी तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, जब इवन नंबर की होगी तो इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे। जैसे कि आपने इसमें सोल्यूशन में n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 ये पुट करना है, तो आपने रखा T1, तो 1 कैसा है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसमें पुट किया जाएगा इस वाले फंक्शन में, तो आंसर क्या आएगा 1 स्क्वायर, मतलब 1 आंसर हो जाएगा। n अब 2 रखेंगे तो 2 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसमें पुट करोगे तो 2 प्लस 1 आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा। इसी टाइप से n इक्वल टू 3 रखोगे, 3 ऑड नंबर है तो इसमें रखा जाएगा तो 3 स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा। n इक्वल टू 4 रखोगे तो 4 कैसा है, इवन नंबर है तो ये 4 प्लस 1 आपका 5 आंसर हो जाएगा। और लास्ट में इसी टाइप से जब आप 5 रखोगे तो 5 ऑड नंबर है तो इस वाले पार्ट में रखोगे 5 स्क्वायर, तो यानी कि 20। इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं जिनको आपको देखना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है और क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वो क्वेश्चन हमारा जो है नए फॉर्म में रहता है। वो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि राइट द इंडिकेटेड टर्म। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया होगा Tn इज इक्वल टू n प्लस 1 n प्लस 2 और आपसे लिखा जाएगा आगे कॉमा करके T20 निकालो। ठीक है, इंडिकेटेड मतलब हो गया कि आपको Tn दे रखा, T20 फाइंड करना है। ठीक है, ये इंडिकेटेड पार्ट है। अब आप क्या करोगे इसमें शुरुआत में, तो शुरुआत तो बहुत आसान है। आप ये देख रहे हो n की जगह सीधे क्या रखना है 20 पुट करना है, तो आप इसमें सीधे पुट करोगे n इक्वल टू 20, तो 20 रखोगे तो T20 बराबर कितना आ जाएगा 20, 21 और ये 20 प्लस 2 यानी कि 22, तो 20, 21 और 22 इसको मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका आंसर आएगा वो लिख दोगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक क्वेश्चन ये हो गया। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाए तो कैसा बनेगा, Tn इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू लिखा होगा T4 और फाइंड करने को बोलेगा आपको T6 निकालो। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्या कर दिया, सबसे पहले Tn जो दे रखा है उसमें n प्लस 1 के साथ में इंटू T4 लिखा है और पूछा गया आपको T6 निकालो, तो आपको केवल एक्स्ट्रा मेहनत ये करनी पड़ेगी, पहले आपको फोर्थ टर्म निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आपको सबसे पहले
जो पूछा गया वो नहीं निकालना है, पहले उसमें जिसकी जरूरत पड़ रही वो निकालते हैं। तो हम लोगों ने इसमें पुट कर दिया कि जरूरत पड़ रही है हमें T4 की, तो इसलिए हमने n इक्वल टू 4 रख दिया इसमें, ठीक है। तो n इक्वल टू 4 रखोगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, मैंने इसमें थोड़ा सा ये मिस्टेक लिख दी यहाँ पे कि जो T4 दिया ये आपसे पूछा गया, मैंने यहाँ ये लिख दिया कॉमा करके लिखा है T4 पूछा गया। तो आप सीधे क्या पुट करोगे इसमें, n इक्वल टू 4 रखोगे तो आपको 4 टर्म मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 4, 4 प्लस 1, यानी कि आंसर आपका 4 इंटू 5 आ जाएगा, वो 20 मिलेगा, ठीक है। मैंने वहां लिख दिया था कि T4 इंटू में नहीं है, आपको वो फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन कैसे होंगे, वो आप लैंग्वेज में लिखा होगा राइट फर्स्ट 5 टर्म ऑफ सीक्वेंस इफ T1 इक्वल टू 3, ठीक है, एंड Tn इज इक्वल टू 4 इंटू Tn माइनस 1 प्लस 2, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन होगा और आगे कंडीशन दे रखी होगी n ग्रेटर देन 1। ये क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से देखने में आपको डिफिकल्ट लगेंगे। इस क्वेश्चन को एक बार समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज फर्स्ट क्वेश्चन से मैच कर रही है, आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म दे रखा है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो पूछा गया था वो दे भी रखा है इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो सेकंड टर्म आपको निकालना है, कंडीशन दी है कि n की वैल्यू 1 से बड़ी रखनी है। तो टर्म हमेशा जो होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह से रखते हैं, पॉइंट या डेसिमल में या नेगेटिव इंटीजर नहीं रखते हैं उसमें। तो आप इसमें यहाँ से आप सेकंड टर्म निकालोगे, जब आप n की वैल्यू 2 रखोगे तो यहाँ पे आप 2 रखने पर क्या मिलेगा, T1 मिलेगा। तो आप देखो शुरुआत कहाँ से करोगे, इसमें कंडीशन है कि n की वैल्यू 1 से ज्यादा लेनी है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में पुट करोगे सोल्यूशन में कि पुट कर देते हैं n इक्वल टू 2, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दे रखा है तो हम सेकंड टर्म पे पहुंचते हैं सीधे। तो सेकंड टर्म हमारा क्या बनेगा 4 इंटू और ये आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 2, यानी कि कैलकुलेशन करोगे तो 4 इंटू T1 प्लस 2। अब आप ध्यान से देखोगे T1 आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 3, तो आप लिखोगे यहाँ पे 4 इंटू 3 प्लस 2 मतलब 12 प्लस 2 यानी कि 40। ये आपको सेकंड टर्म मिल गया, तो फर्स्ट टर्म दिया था, सेकंड टर्म हमें मिल गया। अब हम लोग रखते हैं इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू 3, तो हमें मिलेगा थर्ड टर्म। अब हमारा थर्ड टर्म क्या आएगा, इसमें थर्ड टर्म के लिए हमने यहाँ पे रखा 4, ये आ जाएगा 3 रखोगे तो आ जाएगा T3 माइनस 1 प्लस 2, तो कितना आएगा, ये आएगा 4 इंटू T2 प्लस 2। अब T2 हम लोग निकाल चुके हैं, T2 हमने ऊपर कैलकुलेट किया 14 आया था, तो आंसर आ जाएगा यहाँ से 4 इंटू 14 प्लस 2, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आप कर लोगे और अपने यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो नंबर आप लिखते चलोगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी टाइप से हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू 4, तो 4 रखेंगे तो इसमें 4 रखने पे क्या मिलेगा, T4 इज इक्वल टू 4 इंटू T3 4 माइनस 1 प्लस 2, मतलब आ जाएगा 4 इंटू T3 प्लस 2, ठीक है। और जो भी T3 की वैल्यू यहाँ से आएगी वो आप यहाँ पुट करोगे, तो 4 इंटू उस नंबर को लिखना प्लस 2 बराबर 0, ये आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से आपको पूछा जाएगा, अगला लास्ट पूछा गया है फिफ्थ टर्म, तो T आपने n को 5 रख दिया, तो T5 इज इक्वल टू आएगा 4 इंटू T5 माइनस 1 प्लस 2, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 4 इंटू T4 प्लस 2। अब आप जो भी रिजल्ट यहाँ से आएगा जो वो यहाँ पे आप यूज करोगे, तो 4 इंटू उस नंबर को लिख देना प्लस 2, तो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके थोड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो टर्म आपको दे रखे हैं उनका यूज होता है जो बाकी टर्म निकालने में, ठीक है। जैसे आपको मान लो फर्स्ट और सेकंड टर्म दे रखे हैं, तो 2 टर्म दिए होंगे तो आपको अगला नंबर रखना होगा, 3 से पुट करना होगा, तो आपको थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म मिल जाएंगे। आप फाइनल आंसर लिखोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट आंसर ये मिलेगा, सेकेंड आंसर आपका ये हो गया, थर्ड आंसर ये मिलेगा, फोर्थ ये मिलेगा, फिफ्थ ये मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप पूरे आंसर इसके कैलकुलेट कर लोगे। ये हमारे एक थर्ड टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं इस वाले टॉपिक के लिए। ये मैंने एक नया क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में लिखा है अ सीक्वेंस इज डिफाइंड एज T1 T2 1 दे रखा है, मतलब फर्स्ट और सेकंड टर्म आपको 1 दे रखा है, एंड Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस Tn माइनस 2 n ग्रेटर देन 2 दे रखा है। ये आपको एक रिलेशन दे दिया जिससे आप बाकी टर्म निकालोगे।
आपसे बोला गया फाइंड करना है टी एन प्लस वन अपॉन टी एन, जबकि एन की वैल्यू 1 2 3 4 आपको लेनी है। ठीक है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा कि हमें जो कैलकुलेट करना है उसी पे आते हैं। पहले हम इसमें पुट करते हैं n इक्वल टू 1 इस वाले पार्ट में, तो पुट कर दिया हमने n इक्वल टू 1, तो n इक्वल टू 1 रखने पर कितना आएगा t1 प्लस 1 अपॉन t1 यानी कि t2 अपॉन t1। और अब आप देखोगे t2 दिया है, कितना दिया है 1 दिया है, और t1 भी 1 दिया है, तो आंसर 1 हो गया। तो आप ये कहोगे पहला आंसर तो निकल आया 1 के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें पार्ट करेंगे n इक्वल टू 2 के लिए। जब हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये नंबर क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा आपका t2 प्लस 1 अपॉन t2 यानी कि t3 अपॉन t2। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर थर्ड टर्म तो दिया नहीं है, नहीं दिया है, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को थर्ड टर्म के लिए। इसमें आपको दे रखा है कि n की वैल्यू 2 से ज्यादा रखनी है, तो आप n की वैल्यू 3 रखोगे। तो यहाँ से आप शुरुआत करो, पुट करोगे n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 रखने पर हमें मिलेगा t3 इक्वल टू t3 माइनस 1 और t3 माइनस 2, कितना आ जाएगा t2 प्लस t1। अब t2 और t1 की वैल्यू दे रखी है 1 प्लस 1, तो आपका आंसर बन जाएगा 2। तो आपका थर्ड टर्म निकल आया, कितना आ गया 2। अब आप यूज कर लो उसको, तो ये आ गया 2 और आपका सेकंड टर्म पहले से 1 मालूम है, तो आंसर 2 बन गया। ठीक है, इसी टाइप से आपने यहाँ पुट किया n इक्वल टू 3, तो आपका रिजल्ट क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से, फॉर्मूले के हिसाब से आंसर आएगा t3 प्लस 1 अपॉन t3 मतलब t4 अपॉन t3। तो अब आप कहोगे t3 तो हम लोग निकाल चुके हैं, ये हमारा 2 आया था, लेकिन t4 नहीं मालूम है, तो t4 के लिए आप यहाँ से यूज करोगे। तो इसमें हम पुट करेंगे n इक्वल टू 4, मतलब इस क्वेश्चन में दोनों रिजल्ट एक साथ चल रहे हैं, जो फाइंड करना है वो भी लिखना है और जिससे फाइंड करना है वो भी आपको मदद लेनी पड़ेगी। तो n इक्वल टू 4 रखोगे, आएगा t4 इक्वल टू t4 माइनस 1 प्लस t4 माइनस 2 मतलब t3 प्लस t2। ठीक है, ये आपको t3 और t2 कितना है, t3 2 है और t2 1 है, तो आंसर 3 बन गया। तो t4 की वैल्यू अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो ये अपना 3/2 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से लास्ट में अब आप जब लिखोगे n इक्वल टू 4 के लिए, तो आपका रिजल्ट क्या बनेगा t5 अपॉन t4, t5 अपॉन t4। अब t4 की वैल्यू तो आपको मालूम है 3/2 है, लेकिन t5 नहीं मालूम है, तो t5 निकालने के लिए आप यहां से यूज करोगे n इक्वल टू 5 पुट करके। तो n इक्वल टू 5 रखा, तो अपना रिजल्ट आएगा यहाँ पे 5 रखने पर 4 प्लस यहाँ पे आएगा 3, तो आप देखोगे 4 की वैल्यू कितनी है 3 और 3 की वैल्यू कितनी है 2, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखोगे इसकी वैल्यू को, तो 5 आ जाएगा, 2 ऊपर चला गया, 10/3 हो गया, है ना। तो ये आपका रिजल्ट बना। अब इसमें आपके फाइनल आंसर कौन कौन से हुए, तो फाइनल आंसर आपको दिख रहे हैं। पहला आंसर आपको मिला, इसमें एक आंसर ये मिल गया, दूसरा आंसर ये हो गया, थर्ड आंसर ये हो गया और फोर्थ आंसर ये हो गया। ये आपको वैल्यू पूछी गई थी इन 4 वैल्यूज पे, तो ये आपको उसके आंसर्स हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। आप इस क्वेश्चन को, जो क्वेश्चंस हैं आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये केवल आपके सीक्वेंस के क्वेश्चंस हैं। इसमें ना कहीं एपी का यूज़ हो रहा है, ना कहीं जीपी का यूज़ हो रहा है। बेसिक पार्ट है कि आपको अगर एन टर्म दे रखा है, तो आपसे जो भी टर्म पूछा जाएगा वो आप किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, आप आसानी से ये क्वेश्चंस कर पा रहे हो, है ना। ये क्वेश्चंस आप देख लेना, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है, जो लोग 11th क्लास में स्टूडेंट हैं, उनकी एनसीईआरटी बुक में पहली एक्सरसाइज इन्हीं क्वेश्चन पे बेस्ड है। आप उसको ट्राई करोगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो आप करके देख लेना। जो आपको डाउट होते हैं वो हमें आप व्हाट्सएप पे उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही इस लेक्चर में रखते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम लोग एन टर्म से शुरू करेंगे, यानी कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो एपी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे उस वाले पार्ट।